नमस्कार। इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं मुंबई कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष भाई जगताप जी। उनसे ही हम आज बात करेंगे कि आखिर मुंबई शहर को लेकर महाराष्ट्र और मुंबई कांग्रेस की क्या रणनीति है, किस तरह से वो अगले साल के चुनावों को देखेंगे और महाराष्ट्र की सियासत का जो ताजा बवाल चल रहा है तीनों दलों के दरमियान, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो भाई जगताप जी का बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में। धन्यवाद धन्यवाद अविनाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप इस जवाबदारी को ऐसे वक्त में संभालने के लिए तैयार हुए हैं जब बड़ी मुश्किलों भरे दौर से गुजर रही है मुंबई कांग्रेस। आपको पता है कि लगातार नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं गुटबाजी का, तो आप इस चीज को कैसे खत्म करेंगे? ऐसा है कि अविनाश जी, आप स्वयं जानते हैं, आप सीनियर ये है इस प्रेस के सारे इसमें फील्ड में आप सीनियर एक बहुत ही आपका योगदान रहा इस पूरे इसमें। एक तो कांग्रेस पार्टी ये 137 साल की पुरानी पार्टी है और हर राजनीतिक दल में गुटबाजी ये होती है। क्या भाजपा में गुटबाजी नहीं है? ऐसा कौन कहेगा? ये तो भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये राष्ट्रीय पार्टीज हो गई, यहाँ जो लोकल पार्टीज है उनमें भी गुटबाजी है। पर मैं ये चीज मानता हूं आपकी कुछ हद तक कि मुंबई में थोड़ा सा एक परंपरा रही थोड़ी गुटबाजी की और उसके वजह से थोड़ा उसका असर मुंबई के हमारे कांग्रेस की जो एक ये है एक साख है उसके ऊपर थोड़ा सा असर आया है। क्योंकि आप खुद जानते भी है, एक जमाने में 1983 तक हम मनपा में यहाँ हम लोगों का ये हुआ करता था, महापौर हुआ करता था और बड़ी संख्या में हम चुन के आते थे। उसके बाद लगातार उसमें कटौती होते होते आज हम लोग 30 तक आके सिमट गए। और इसका कुछ हद तक ये भी कारण है कि आपसी टकराव, आपसी थोड़ा सा मतभेद, ये बात आपकी कुछ हद तक सही है और उन चीजों को मैं कबूल करता हूँ। पर एक इतना जरूर मैं कहूंगा कि आपने अगर देखा होगा 20 तारीख को जब मेरी अध्यक्ष करके नियुक्ति हुई और मेरी नेता सोनिया गांधी, हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे एच के पाटिल साहब और कांग्रेस के सारे हमारे नेता, इनका मैं बिल्कुल दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जिम्मेदारी मुझे दी है। मैंने कोशिश की है कि मैं तुरंत दूसरे तीसरे दिन से मैं सबको मिला हूँ, चाहे वो संजय निरुपम जी हो, चाहे वो मिलिंद देवरा जी हो, चाहे एकनाथ गायकवाड़ जी हो, अब ये हमारे चांदुरकर हो, मैं सबसे मिला और मैंने कोशिश की है। ये मेरी पहली बार ये ऐसा हुआ है कि भाई ठीक है, हम सारे लोगों का अस्तित्व जो है ये पार्टी की वजह से है। हम अपने आपसी मतभेद, एक चूंकि मनपा के इलेक्शन हमारे सर पे है, थोड़ा सा अगर हम उसको बाजू में रख के अगर एक दूसरे का हाथ थाम ले और थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से हम कुछ हद तक इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और ये बात सबको, हमारे सारे जितने नेता, जितने अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष रहे, उन्हें भी इस बात का अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि भाई आप स्वयं चल के हमारे घर आए हैं। उनको भी बहुत अच्छा इस बात से लगा। हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं, मैं उनके भी घर पे गया, उनसे मैं मिला, उनसे बातचीत मेरी शुरू है। सब जरूरी नहीं कि वो अध्यक्ष ही है, जरूरी नहीं है कि ऐसे बहुत सारे सीनियर कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं कि जो घर पे बैठे हैं। मैं उनके भी घर पे जा रहा हूँ, उन्हें मिल रहा हूँ, उनको साथ में लेके काम करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अविनाश जी, मैं ये चीज आपकी कुछ हद तक मानता हूँ कि
गुटबाजी ये है, पर वो गुटबाजी एक दूसरे का हाथ थाम के, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम इसको एक कांग्रेस की शक्ति, मुंबई कांग्रेस की एक नई शक्ति में मैं तब्दील करने की और उसको बदलने की मैं कोशिश करूंगा। जगताप साहब, आपने कहा कि आप कोशिश करेंगे, आप तमाम नेताओं से मिल भी रहे हैं, खुद उनके घर पे जा रहे हैं, तमाम प्रयास आप कर रहे हैं, लेकिन मुंबई महानगर पालिका को लेकर के आपने कहा है कि कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन यहाँ पर पार्टी में भी दो बयान सामने आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अकेले लड़ेंगे और बाला साहब थोराट जी कह रहे हैं कि हम गठबंधन के पक्ष में हैं, एनसीपी के साथ में। तो ऐसे में भविष्य क्या होगा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं बचा है। अविनाश जी, ऐसा है कि मुझे मुंबई का अध्यक्ष बनाया गया है, वो 227 जो वार्ड हमारे उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और आपने अगर देखा होगा पिछला जो चुनाव रहा, जो कि सबसे खराब रहा, दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि ये 30-31 ये कभी भी हमारी संख्या नहीं थी। बिल्कुल। पर जो 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 है वो उसको मैं अपनी जगह इस बार रख रहा हूं। पर कार्यकर्ता ने अगर मेरे 30-31 चुन के आए, 2 नंबर पे जो 500 वोटों से लेके 1000 वोट तक तकरीबन 32 हमारे कैंडिडेट जो है उन्होंने ये लड़ाई हारी है। तो जाहिर है कि अगर मैं इसको इस तरह से देखूं कि भाई ये 30-31 तो हम चुन के आए, ये 32 जो है आज वो 2 नंबर पे है, बावजूद के इसके हम अकेले लड़े। इसके पहले भी हमने अकेले लड़े हैं, ऐसा नहीं है। माननीय बाला साहब थोराट जी का जो कहना है महाराष्ट्र के लिए बिल्कुल उनकी सही बात है, क्योंकि हम, अगर आपको पता है, पिछले 5 साल छोड़ के 15 साल हम लोग गठबंधन में रहे। कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, आरपीआई के कुछ गुट, ये हमारे साथ 15 साल हम लोग सत्ता में थे, आपको पता है। और जी। हम कभी भी एक साथ नहीं लड़े, हम सभी भी अलग लड़े। तो ये मैं कोई जो अकेला मैं कुछ कह रहा हूं ऐसा नहीं, और अकेला मैं इसलिए भी कहूंगा क्योंकि मैं अध्यक्ष होने के नाते मुझे मेरे कार्यकर्ताओं का जो योगदान है, जो सालों से तिरंगा कांग्रेस का लेके अपने अपने वार्ड में घूमते हैं, चाहे जीते नहीं लेकिन कांग्रेस हर वार्ड में आपको दिखाई देगी, आपको कार्यक्रम दिखाई देंगे। तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनके लिए बात करूं। तो मेरी बात एकदम सिंपल है कि भाई मैं 227 में लड़ना चाहता हूं। हालांकि ये बात मैंने पहले भी कही है, इस बार भी कहना चाहता हूं, अगर मेरी हाईकमांड कुछ निर्णय लेती है तो जाहिर है कि वो निर्णय मेरे ऊपर बंधन कारक बिल्कुल रहेगा। पर आज भी मुझे जब पूछा जाता है, और मैं हमेशा ये कहूंगा, एच के पाटिल साहब हमारे अभी 6, 7, 8 3 दिन मुंबई में थे, और मैंने उन्हें कहा भी है कि मैं 100 डेज का एक प्रोग्राम जो मैं पूरे मुंबई में ये कर रहा हूँ, पदयात्रा हो, सारे जो हमारे वार्ड है उसमें जाना हो, मैं कार्यक्रम डिजाइन कर रहा हूँ, मैं आपसे भी वो शेयर करूंगा। और मैं आपको जी। जस्टिफाई करूंगा कि भाई मैं क्यों चाहता हूं 227 लड़ना, ये मैं कोशिश करूंगा। और मेरा प्रयास यही रहेगा आखिर तक कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हमारे सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हमें आजादी दो कि भाई हम अपने बल पे मुंबई मनपा के चुनाव हम लड़े। जगताप जी, लेकिन क्या रणनीति रहेगी? कांग्रेस एक तरफ नीचे की तरफ आ रही है और बीजेपी का जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, और आपने मतलब पिछले चुनाव में देखा होगा कि 82 तक जो पार्षद हैं वो चुन के आए हैं। तो ऐसे में आप कांग्रेस को कहां पर देखते हैं, एक अध्यक्ष के तौर पे, एक कार्यकर्ता के तौर पे, और क्या रणनीति बनाई? क्योंकि बहुत सारे जो वोटर्स हैं आपके, जो पारंपरिक वोटर जिन्हें कह सकते हैं, जो आंख बंद करके कांग्रेस पे भरोसा करते थे, अब वो आपसे दूर जा रहे हैं। उनको कैसे लुभाएंगे? हाँ, एक अविनाश जी, मैं एक बात बता दूं, क्योंकि भाजपा का एक तंत्र रहा है चुनाव लड़ने का, और
अगर मैं ये कहूं कि साम दाम दंड भेद ये सारी चीजों का उन्होंने हर जगह इस्तेमाल किया है। ऑफ लेटेस्ट तो हम लोगों ने हैदराबाद में भी वो सारी चीजें देखी हैं, और वो मुंबई में भी करेंगे। ये मुझे, क्योंकि उनका जो लक्ष्य है वो यही है कि मुंबई मनपा को ये करे, उसके ऊपर वो काबिज करे। ये उनका लक्ष्य हो सकता है, पर मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, एक असर ऐसा होता है जब नरेंद्र मोदी जी नए नए इस देश के ये बने, पंतप्रधान बने, तब लोगों की अपेक्षाएं बहुत कुछ थी। पिछले 5 सालों में, खास करके पिछले 6 सालों में, क्योंकि दोबारा वो आज प्रधानमंत्री बने हैं, और जो उन्होंने आम आदमियों को जो कहा, आज उससे भी मुंह कर गए हैं। मतलब वो जुमले थे, ये हमने कहा नहीं था, यानी सरासर झूठ प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं। पिछले 6 सालों में मैंने, पहले शायद देश के मुखिया हो, देश के पहले प्रधानमंत्री हो कि सिर्फ मन की बात कर रहे हैं, और वो भी जो उन्हें चीजें जो उनके फेवर की है वही बात कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप सिंघू बॉर्डर पे आज देश का अन्नदाता, तकरीबन 40-45 दिन हुए, 60 से ज्यादा लोग शहीद हुए, देश के प्रधानमंत्री ने उफ तक नहीं किया, देश के प्रधानमंत्री ने उनका जिक्र नहीं किया। इस बात का असर आम लोगों में होगा, ना कि सिर्फ मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में होगा। इतना अहंकार आज लोगों को दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया आज ये पूरे कोरोना के चपेट में लड़ाई लड़ रही, पूरी दुनिया लड़ रही, हमारा देश भी लड़ रहा है। और अगर मैं ये सवाल पूछूं देश के प्रधानमंत्री से और भाजपा से, आपने इस लड़ाई में आम आदमी की क्या मदद की? आपने तिहाड़ी मजदूरों की आपने मदद क्या की? आपने जिनके करोड़ों लोगों की रोजी रोटी खत्म हुई है, आपने उसके लिए क्या प्रावधान किए? आपने आज जो बता रहे हो, आप जिस बात को लेके, सिंपल सी बात अगर मैं कहूं, जो कि हर घर की बात है, शहरों में भी और गांव कस्बों में भी, जब हेमा मालिनी, जब स्मृति ईरानी जैसे रास्ते पे उतर के वो गैस सिलेंडर लेके ये कहते थे कि ये देखो 475 रुपया है, आज तो उससे डबल हो गया। और कहा तो ये गया था पेट्रोल भी 50 रुपए से होगा, आज तो डबल हो गया। तो ये सारी चीजें आम आदमी अब समझता है। और सबसे अहम बात यह है कि गरीबों का जो रहन सहन है, उनका जो रोजमर्रा की जिंदगी है, वो इतनी तबाह हो चुकी है। और देश के प्रधानमंत्री या तो भाजपा कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ भावनिक मुद्दे लेके, बाकी सारे मुद्दों को लेके वो लोगों तक जा रहे हैं। और लोगों को, ठीक है, भारतीय समाज हमारा पूरा, उसमें जाति धर्म नहीं आते, भारतीय समाज 132 करोड़ का भारतीय समाज, हम ये है, भावनिक है, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन भावनाओं के साथ पेट नहीं भरता, भावनाओं के साथ बच्चों की रोजी रोटी नहीं बनती, भावनाओं के साथ बच्चों को जॉब नहीं मिलता, भावनाओं के साथ जो रोजमर्रा वो जो हमारी बहन, हमारी महिला जो जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रही है, उसमें उसको राहत नहीं मिलता। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम जनता इस देश की कहने लगी है, और इसका असर आएगा। अविनाश जी, मैं यकीन के साथ कहता हूं, मैं क्या कर रहा हूं या अध्यक्ष करके मेरा क्या फर्ज बनता है वो तो मैं करूंगा ही, पर ये हमारे सिर्फ मनपा की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरे देश का सवाल है, और उसका सबसे बड़ा जगताप जी, असर सिर्फ मुंबई इसी में से एक आएगा। जुड़ी हुई चीज है, एक जुड़ी हुई चीज है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक फिल्म का डायलॉग भी है कि जिनके घर पत्थर के होते, शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते हैं। जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की खामियां गिना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद महाविकास अघाड़ी सरकार जो है, वो आपस में ही उनका सामंजस्य नहीं है।
शिवसेना कह रही है कि हम शहर का नाम बदलेंगे, ये हमारे एजेंडे में है। कांग्रेस कह रहे हैं कि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। एनसीपी भी आपके साथ में है। तो जब आप अपनी सरकार को, 3 दलों के सरकार को आप ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, तो दूसरों के ऊपर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? सबसे पहले खुद को, अपने घर को आदमी दुरुस्त करता है, मेरे लिहाज से। नहीं, बिल्कुल सही है आपका ये कहना। बताना चाहता हूं और आप जानते भी हैं इस बात को। किसी ने भी नहीं सोचा था कि महाराष्ट्र में महागठबंधन सरकार बनेगी। बिल्कुल। चलो बन गई, तो किस आधार पे बनी? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पे बनी। जितनी भी गठबंधन की सरकारें आज तक पिछले 20-25 सालों से हमारे पूरे देश में हम देखते हैं कि बहुत सारे राज्यों में देखते हैं गठबंधन की सरकारें, ये कोई सिर्फ यहाँ महाराष्ट्र में हुआ है ऐसी बात नहीं है। और इन गठबंधनों के सरकारों का सबसे अहम ये का प्रोग्राम रहता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। अब वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बाहर जो भी मुद्दे होंगे वो शिवसेना के अपने मुद्दे होंगे। कांग्रेस उन मुद्दों को सपोर्ट नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। तो अगर ये हमारी जो वैचारिक एक भूमिका है, इसको अगर कोई झगड़ा कह रहा है तो कहे भले, हमें कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कांग्रेस अपनी जो विचारधारा है उसको नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस अपनी विचारधारा के साथ ही आगे चलेगी। सरकार चलाना है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेके ही चलेगा, ये जाहिर तौर पे हम कह रहे हैं। कांग्रेस को राज्य में, खास करके महाराष्ट्र में, मुंबई में बढ़ाने का काम, उसको और ज्यादा मजबूत बनाने का काम मैं मुंबई का अध्यक्ष करके मैं करूंगा। बाला साहेब थोरात हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं वो करेंगे। वैसे ही शिवसेना अपना काम करेगी, अपनी पार्टी बढ़ाने की वो कोशिश करेंगे। राष्ट्रवादी अपनी पार्टी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पर अमल जो होगा वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे ही होगा। और आपने एक बात टिप्पणी आपने ये भी इसी की। चीज पे, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। जी। आपने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे ही सरकार चलेगी, लेकिन आज या कल में संजय राउत जी ने नासिक शहर में ये कहा है कि सरकार चलाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, लेकिन उसके इतर भी, उसके अलावा भी हम चीजें कर सकते हैं और हम शहर का नाम बदलेंगे। उनका ये स्पष्ट कहना है। तो ऐसे में सरकार कैसे चलेगी? नहीं, ऐसा है कि एक बात आपको, आप स्वयं, जैसे मैंने कहा, सीनियर पत्रकार हैं आप। मैं आपसे इस बारे में क्या कहूं। चलो, हमारी सरकार क्या कहती है, आज संजय राउत क्या कहते हैं, इसको 1 मिनट के लिए बाजू में रखो। पिछले 5 साल में जब वो सरकार में थे तो जी आपने तो बहुत सारी चीजें देखी हुई हैं। मैं कहने की बिल्कुल। जरूरत नहीं, आज का वो विषय नहीं, इसलिए मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। पर हाँ, इतना जरूर है कि ये सरकार जिस ढंग का एक ये परसेप्शन तैयार किया जा रहा है कि ये सरकार बस आपस में लड़ाई झगड़ा कर रही है। तो आप बताइए अविनाश जी, 1 साल की पूर्ति होने के बाद आपके मीडिया ने सर्वे किया पूरे महाराष्ट्र में, और 60% लोगों ने इस सरकार को कहा कि उनका काम, इस सरकार का काम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इस पैंडेमिक में, खास करके इस कोरोना के पार्श्वभूमि पे जो काम सरकार ने किए हैं वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही किए, लोगों के लिए किए। और सर्वे तो मीडिया ने किया था, सर्वे कोई हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी ने नहीं किया, या तो अजीत दादा ने नहीं किया, या तो बाला साहब थोरात जी ने नहीं किया। और जब ये जनता कहती है, बावजूद के इसके कि बहुत ही कठिन समय हम लोगों ने झेला है, हम लोगों ने फेस किया है, आज भी कठिन समय है, फिर भी जब लोगों को यह विश्वास होता है महाआघाड़ी सरकार की, 60% लोग जब ये कहते हैं कि ये सरकार काम कर रही है, लोगों के काम कर रही है, मुझे यकीन है जो परसेप्शन जिनको जो भी तैयार करना है करने दो, हम मजबूती से काम करेंगे। जगताप साहब, आपके ही संगठन के एक पदाधिकारी ने हाल के दिनों में एक लेटर लिखा था सोनिया गांधी जी को कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को खत्म करने की साजिश सहयोगी दल कर रहे हैं, शिवसेना और एनसीपी मिलकर। और
ऐसा आपने खुद भी महसूस किया है और कई बार अखबारों में और सब जगह पे खबरें भी आई हैं कि बहुत सारे नेता या मंत्री जो कांग्रेस के हैं वो नाराज भी हैं, उनकी बातों को ठीक से सुना नहीं जा रहा है, तवज्जो नहीं दी जा रही है शिवसेना की तरफ से। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या वाकई में कोई नाराजगी है या कांग्रेस को साइडलाइन का करने का प्रयास है? एक तो सबसे पहले आपने जिसका जिस जिस नेता का आपने जिस जिस नेता का आपने जिक्र किया, एक तो कांग्रेस में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो अपनी बात रखने का कम एक मेरा अगर कोई कार्यकर्ता छोटा भी कार्यकर्ता है तो वो सोनिया गांधी जी को लिख सकता है, राहुल गांधी जी को लिख सकता है, और ये हमारे पार्टी की विशेषता है। रही बात जी उस कार्यकर्ता की, मैं बताना चाहता हूँ, एक हमारे कांग्रेस के वो अहदेदार थे, अब नहीं है। ओके मैंने उस बार भी कहा था, इस बार भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, उन्होंने ये बात अगर मेरे से कही होती या हमारे जो कार्याध्यक्ष थे एकनाथ जी गायकवाड़, उनसे अगर कही होती तो शायद इस बात का मैं भी उन्हें ये करता, जवाब देता, या मैं भी उन्हें इस बात से कन्विंस करता। हो सकता है कि उनकी बातें जो है वो उन्होंने अपनी पीड़ा जो है वो सोनिया गांधी जी को कही है। पर अगर आपने एक बात देखी होगी, वो ये भी बात सही है कि जब सरकार चलती है तो विकास कामों को लेके थोड़ी बहुत तकरार, थोड़ा बहुत टकराव होता ही है। ये गठबंधनों के सरकारों में होता ही है। आप सोच लीजिएगा कि केंद्र में 300 से ज्यादा, इतनी बड़ी मात्रा में ये होते हुए भी केंद्र में आज भी जी बहुत सारी कंप्लेंट्स है। आप लोग भी बताते हैं, आप लोग भी दिखाते हैं, और हम लोग भी उसके ऊपर टिका टिप्पणी करते हैं। तो अगर कार्यकर्ता ने ऐसी कोई बात कही है तो जाहिर है कि हम उसका कॉग्निजेंस तो लिया है, कॉग्निजेंस लेंगे, पर उसका मतलब कतई ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं हमें कम आंका जा रहा है। अभी ऐसा है कि महाआघाड़ी सरकार में आज शिवसेना एक सबसे ज्यादा उनके मेंबर है, सबसे ज्यादा आमदार उनके, उसके बाद राष्ट्रवादी के आमदार है, और फिर हमारे 44 आमदार है। पर इतना जरूरी है कि अगर हमारी संख्या कम है तो भी हमारे आमदार जो है, जो चुन के आए अपने अपने क्षेत्र में, उनके विकास कामों में कोई दिक्कत ना आए, ये बात हमने जरूर कही है। ये बात हमने जरूर कही है, और ये बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीका है। इसमें कोई गलत बात नहीं होती, उसमें कोई, इसका मतलब ये नहीं होता है कि लड़ाई झगड़े हो रहे। ये बात निकली, इस बात के ऊपर चर्चा हुई और वो मसला भी हल कर दिया गया। मतलब वो जो हमारे कुछ लोगों को, खास करके ग्रामीण विभाग में जहां विकास कामों को ये दिया जाता है, वेटेज दिया जाता है, तवज्जो दे जाते हैं, ध्यान दिया जाता है, तो उसमें हमारे विधायकों ने कुछ बातें बिल्कुल कही थी। एच के पाटिल साहब उसमें, उनके सामने उन्होंने बातें की। एच के पाटिल साहब ने, बाला साहब थोरात ने, अशोक राव चौहान ने जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है उनको कहा, और उसका हल किया गया। तो ये बात थोड़ी चलेगी गठबंधनों के सरकारों में, और ये कोई महाराष्ट्र में यही चल रही नहीं रही है। आपने देखा है हिंदुस्तान में जितने भी जिन राज्यों में इस तरह की सरकारें है, तो वो थोड़ा बहुत ये होता है उसमें कोई, और ये कोई ऐसा ऐसा मामला नहीं है कि ये कभी भी नहीं हुआ और आज महाराष्ट्र में हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। जगताप साहब, बीएमसी इलेक्शन अगर सिर पे है तो कांग्रेस का एक बहुत वफादार और पारंपरिक वोट बैंक रहा है उत्तर भारतीय वोट बैंक। आपने खुद भी अखबारों में पढ़ा होगा और कई सारी शिकायतें भी आई होंगी। लोगों की अपेक्षा थी कि शायद जो मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वो उत्तर भारतीय होगा। हालांकि मराठा समाज से आप ताल्लुक रखते हैं, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये जो लोग नाराज बताए जा रहे हैं, इनको आप किस तरह से मनाएंगे, खासतौर पे उत्तर भारतीय और जो गुजराती वोटर्स हैं? क्योंकि शिवसेना ने भी अपनी चाल चल दी है, वो भी गुजराती वोटरों को लुभाने में जुट गए हैं। अविनाश जी, एक सबसे पहले एक बात मैं बता दूं आपको कि आज महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय जो हक से
अगर वो कोई कॉरपोरेटर है, अगर कोई वो आमदार है, अगर कोई वो यहाँ से सांसद है, अगर कोई वो मंत्री बने हैं, अगर कोई वो जिस ढंग से उत्तर भारतीयों को ये किया गया है महाराष्ट्र में कांग्रेस ने, ऐसा किसी ने भी नहीं किया, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। एक मुंबई की हमारी बहना, उसको मंत्री बना के अगर ये सोच रहे कि इन्होंने पूरे उत्तर भारतीयों का ये किया है, तो वो बात बिल्कुल गलत है। हाँ, जहां तक एक तो बात आपकी पूरी तरह मैं इससे सहमत नहीं हूं। आज अगर आप देखो, नसीम खान जो आज मेरे कमेटी में चेयरमैन बने हैं, ओके, जी वो उत्तर भारतीय है। मेरी महिला कांग्रेस की मेरी अध्यक्षा डॉक्टर अजंता यादव, वो उत्तर भारतीय हैं। मेरा यूथ का मेरा अध्यक्ष सूरज सिंह ठाकुर, वो उत्तर भारतीय है। अभी 4 दिन पहले एनएसयूआई का इलेक्शन हुआ, उसमें हमारा जो ये है लड़का प्रद्युमन यादव, ये उत्तर भारतीय है। तो असलम शेख जो हमारे है मंत्री है, और ये जो है, जी तो मेरा ये आपसे सबसे निवेदन है, ये परसेप्शन जो तैयार की जाती है वो गलत है। और मेरी जो कमेटी बनेगी, अब अभी तो मेरी शुरुआत है, अब 20 तारीख को जी हमारी नियुक्ति हो गई, उसमें बहुत सारे लोगों को, क्योंकि इनसे इसलिए नहीं क्योंकि उत्तर भारतीयों को ये यानी स्पेशल कुछ करना है, ये हमारा फर्ज बनता है इस मुंबई के निर्माण में, इस मुंबई के पूरे प्रगति में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और हमने इस बात को हमेशा, कांग्रेस ने इस बात को हमेशा तवज्जो दी है, ध्यान दिया है, आगे भी दिया जाएगा। गुजरातियों को कैसे मनाएंगे? हाँ, ये आपको आपको बात ये अविनाश जी पता है, मुंबई कांग्रेस की परंपरा रही, बैरिस्टर रजनी पटेल जी अध्यक्ष जी रहे, खुद मुरली देवड़ा जी, सबसे ज्यादा कार्यकाल मुरली देवड़ा जी का रहा, 22 साल मुंबई के जगताप अध्यक्ष। साहब, ये सब स्वर्णिम युग था कांग्रेस का। 97 तक आपने देखा, अभी 25 सालों से आप खुद दूर हैं बीएमसी की सत्ता से। जी और जी। कांग्रेस के महज 30 से 35 के आसपास में पार्षद हैं और 4 विधायक हैं मुंबई शहर में, जबकि 36 विधानसभा की सीटें हैं। तो थोड़ा सा टफ माहौल आपको नहीं लगता कि होगा? हाँ, मैंने इस चीज को बिल्कुल मैंने अग्री किया है, मैंने मान्य किया है कि कांग्रेस का जो ग्राफ रहा है, ये ओवर द पीरियड थोड़ा सा नीचे गया है, और नीचे नीचे जाते जाते वो 29-30 तक हम लोग आके सीमित हुए, ये सही है। आपने, जहां पार्षद की बात मैं कर रहा था, आपने ये भी कहा, और वो सही है कि आज हमारे जो ये है विधायक है, 37 विधायक में 4 विधायक हमारे मुंबई के, जो कि कभी नहीं हुआ। एक जमाने में 17 विधायक हमारे मुंबई से हुआ करते थे। ये बात तो है चिंता का विषय, बिल्कुल चिंता का विषय, और मैं इसकी लीपापोती नहीं करूंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक ये मैं कहूंगा कि एक सुनामी से आई नरेंद्र मोदी नाम की 6 साल पहले, और उसने इस देश का ताना बाना सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज बर्बाद कर दिया, इसलिए मैं कह रहा हूं 6 साल के बाद आज जो हालात है, और उसका असर होता है। हम बात तो मनपा चुनाव की कर रहे हैं, बट इसका असर तो हमारे सारे लोगों के जिंदगी के ऊपर होना ही होना है, देश के सारे 132 करोड़ के आबादी के जिंदगी पे होना है। आज जिस ढंग से लोगों की उम्मीदें थी कि भाई ये कुछ अलग करेंगे, इस देश को कहीं ना कहीं ऊंची पायदान पे ले जाएंगे, आज स्थिति ये है अविनाश जी, और आप बखूबी जानते हैं, बांग्लादेश का जो हमारा या उनकी जो इकोनॉमी है, वो इंडिया से आगे है। और ये वही प्रधानमंत्री है जो यहाँ ये कोरोना के पूर्व उनकी एक मन की बात और उनके सारे नेतागण इस बात पे लगे हुए थे कि हम दुनिया की सुपर पावर
बन रहे हैं। हालांकि मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में तब अमेरिका के ये जो है ओबामा, तब के उनके राष्ट्राध्यक्ष जो यहाँ आए थे हिंदुस्तान में, उन्होंने तभी कहा था कि भाई आपकी इकोनॉमी इतनी आगे है, स्ट्रांग है, तो आप सुपर पावर बिल्कुल है, ऑलरेडी बन क्या सकते हैं। ये उनका स्टेटमेंट है, ये मेरा नहीं है। तो आज हालात इतने बुरे हैं, इंसान भावनाओं के साथ रो सकता है, भावनाओं के साथ थोड़ा सा हंस भी सकता है, भावनाओं के साथ किसी के पीठ पे कुछ देर के लिए हाथ भी रख सकता है, लेकिन पेट की आग का क्या करोगे? आज लाखों करोड़ों युवा इस देश का, जो हर साल डिग्री लेके बाहर आ रहा है, जो हर साल डिप्लोमाज लेके बाहर आ रहा है, जो हर साल कुछ नया सीख के बाहर आ रहा है, आज क्या हालत है। ये पेंडेमिक में अभी तक हम पूरी तरह खुल नहीं चुके। मैं बताना चाहता हूं कि तकरीबन, ये सरकारी आंकड़ा है, केंद्र सरकार का आंकड़ा है, मेरा नहीं है, तकरीबन जी 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरियां ऑलरेडी गंवा चुके हैं। ये लोग कहाँ कैसे ये कर पाएंगे? और हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास कोई भी प्रोग्राम नहीं है, भाजपा के पास कोई भी प्रोग्राम नहीं है। एक प्रोग्राम सिर्फ वही भावनात्मक सारी बातें लेके वो चलेंगे। तो ये लोग भी अब समझ रहे हैं कि वो ठग गए हैं, उनसे गलतियां हुई हैं, और उसका असर आएगा, सिर्फ ना कि सिर्फ मुंबई में आएगा। आप हैदराबाद की बात करते, बिल्कुल मैं उससे, क्योंकि हम सारे लोगों ने देखा हुआ है, पर जो जो नीतियां उन्होंने वहां हैदराबाद में अपनाई, आप जानते हैं, ओवैसी जैसे लोग हो, बाकी सारे लोग हो, उनके साथ डायरेक्ट तो गठबंधन था नहीं, पर किस तरह से उनका आज देश में पूरे उनका भी इस्तेमाल किया जाता है, ये आप बेहतर जानते हैं। पर ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि इंसान तब तक भावनाओं की बात करेगा, इंसान तब तक इसकी बात करेगा कि भाई मैं बहुत भावुक हुआ हूं, तब तक करेगा जब तक उसका बेटा कहीं ना कहीं रोजी रोटी के लिए उसको अवसर मिलता है, तब तक ये करेगा जब तक उसको शिक्षा का अवसर मिलता है, तब तक वो करेगा जब तक उसका कम से कम उसकी रोजी रोटी प्रोटेक्टेड है, रोजी रोटी बरकरार है। ऐसा इस देश में आज नहीं है, बहुत ही बुरे हाल है, बहुत ही बुरे हालात है। और हम ये हकीकत लेके लोगों के सामने जाने वाले हैं। ये मुंबई एक मिनी इंडिया है, एक छोटा सा देश है, पूरा हिंदुस्तान है, और ये यहाँ का नागरिक बखूबी वाकिफ है इन सारे चीजों से, इन सारे जो भी जितनी भी चीजें मैंने कही है, इनसे वो वाकिफ है। हम उनको उनके सामने ये सारी चीजें रखेंगे, और मुझे यकीन है लोग विश्वास करेंगे बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, अविनाश जी, एक जी मिनट एक्सटेंड कर रहा हूं। जी 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 ये जो अभी जो बाई इलेक्शंस हुए, आपको पता है कि 5 जगह हमारे इसके विधायकों के बाई इलेक्शंस हुए। एक तो जी सबसे बड़ा उदाहरण ये है, 55 ईयर्स, 55 साल नागपुर की जगह ये हमेशा आरएसएस की जगह करके जानी जाती थी। बिल्कुल, वो देवेंद्र फडणवीस जी के पिताजी हो, या खुद हमारे ये जो है गडकरी साहब हो, और बहुत सारे। पर आपने देखा कि एक भी जगह बीजेपी को नहीं मिली। क्या दर्शाता है ये वही दर्शाता है कि लोगों को अब समझ में आने लगा है, सिर्फ धकोसलेबाजी, सिर्फ जुमलेबाजी, सिर्फ भावनात्मक मुद्दे नहीं चलेंगे। जो आपका पहला सवाल था, ये सारे मुद्दे उन्होंने ये बाई इलेक्शन में उसका इस्तेमाल किया था, बावजूद के उसके लोगों ने उन्हें एक भी जगह पे उन्हें विजय हासिल नहीं हुई। ये सबसे बड़ा उदाहरण है महाराष्ट्र में। जगताप साहब, ऐसी कौन सी अ, 3 या 5 चीजें आप बताना चाहेंगे जिन मुद्दों के दम पे आप जनता के बीच में जाएंगे बीएमसी चुनाव के लिए? अगर जीतते हैं या आपकी सीटें ज्यादा आती हैं तो वो कौन सी प्राथमिकता वाली चीजें होंगी जिनको आप करेंगे? जी, सबसे बड़े प्राथमिकता मेरी हमारी ये रहेगी, कांग्रेस की ये रहेगी। 62% हमारे मुंबई में जो झुग्गी झोपड़ी है, उसमें ये गरीब, ये तबका सारा रहता है, और वो तकरीबन 62% है। हम चाहते हैं कि उन्हें
मुफ्त का पानी मिले, उनको पानी जो है फ्री ऑफ चार्ज मिले। और अगर आपने देखा है, आप लोगों ने बहुत बार इसके ऊपर बहुत बड़ी स्टोरियां भी की है, सारे इन्होंने मीडिया ने, अखबारों ने, कि ये सारे झुग्गी झोपड़ियों में जो टैंकर माफिया का राज है, जिस तरह से वो लोगों को ठगते हैं, जिस तरह से लोगों का शोषण करते हैं, सिर्फ इसके पानी, एक बाल्टी पानी के लिए, और जिस तरह से उन लोगों का राज चल रहा है, गुंडा राज जो चल रहा है, हम उसको खत्म करना चाहते हैं। सबसे पहले ये काम होगा, और ये कोई नई बात नहीं है। जी 2017 में जब इलेक्शन हुए थे तो हमारे मैनिफेस्टो में ये था, उसको मैं बिल्कुल उजागर करूंगा, और ये हमारा एक मिशन रहेगा। नंबर 2, ये महाराष्ट्र के विधानसभा में ये पारित हुआ था, एक ये विधेयक पारित हुआ था, और उसके अनुसार कानून भी बना। वो ये था, 500 स्क्वायर फीट तक का ये जो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स है उसको माफ किया जाए। हालांकि ये यूनानिमसली पास हुआ। अब देखा ये जा रहा है, और देवेंद्र फडणवीस जी ने उस वक्त जब वो मुख्यमंत्री थे जब ही उन्होंने, देखो इसका कैसे जिसको बोलते हैं ना राजनीतिक इस्तेमाल किया। मार्च में, अगर मैं सही कह रहा हूं तो तकरीबन 22 मार्च को उन्होंने एक जीआर लागू किया महाराष्ट्र में, और वो जीआर ये था कि 500 स्क्वायर फीट का जो हमारा ये है तो हम उसको माफ करेंगे। पर उन्होंने उसमें एक राइडर डाला था, सिर्फ जनरल जो ये होता है टैक्स वो माफ होगा। अगर मैं चंद शब्दों में कहूं, प्रॉपर्टी टैक्स में बहुत सारे ये होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि एक जनरल होता है, शिक्षा का होता है, सूरज का होता है, ये पेड़ कटवाते हैं वो सारा उसका होता है। ऐसे 8-9 कंपोनेंट है। इन्होंने एक ये उसका एक जिसको कहते हैं ना एडवांटेज उठा के सिर्फ इतना ही माफ किया। अच्छा, लोगों को यह लगा कि हमें पूरी तरह राहत मिलेगी 500 स्क्वायर फीट तक के घरों के, और 501 से लेके 700 स्क्वायर फीट तक का 60% उनका प्रॉपर्टी टैक्स माफ होना चाहिए। ये पारित हुआ था विधानसभा में, जी जब वो खुद मुख्यमंत्री का हुआ करते थे। और इतना ही नहीं, मनपा में, मुंबई महानगर पालिका के सदन में भी ये पारित किया गया, ये जो ये है प्रपोजल पारित किया गया कि मुंबई के 500 स्क्वायर फीट तक के हमारे आम जनता का पूरी तरह जो प्रॉपर्टी टैक्स है माफ किया जाए। ऐसा नहीं हुआ है। वहां आपको पता होगा, तब इलेक्शन थे लोकसभा के मई में, उसका फायदा इन्होंने उठाया, और वही सेम जीआर उन्होंने रिपीट किया अगेन जुलाई में, क्योंकि यहां हमारे विधानसभा के चुनाव थे अगस्त में। अब देखिए, अब सितंबर अक्टूबर में जब ये थे इलेक्शन थे, इन्होंने सेम, कोई फर्क नहीं, और उसमें भी यही था कि हम जनरल टैक्स माफ करेंगे और लोगों को कुछ नहीं, हम ये लोगों के सामने लेके जाएंगे, और सिर्फ लेके नहीं जाएंगे। ये मैंने इसके पहले भी कहा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आज यूडी अर्बन डेवलप उनके पास है, और हमारी महाआघाड़ी की सरकार है। मैंने ये भी लिखा है, खत भी लिखा है मुख्यमंत्री जी को, कि हम ये जो ठराव पारित हुए थे हमारे विधानसभा में, हमारे मनपा में, उसको पूरी तरह लागू किया जाए, और बंबई वालों के 500 स्क्वायर फीट तक का पूरी तरह उनको राहत दी जाए, और 501 से लेके 700 स्क्वायर फीट तक का 60% का जो पहले ही पारित हुआ है वो भी उसमें दिया जाए, क्योंकि उसमें फिर बाकी भी सारी चीजें आ जाएंगी। नंबर 3, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये होगा, मुंबई में 1985 में सबसे पहले निर्णय कांग्रेस ने लिया था कि हमारी जो झुग्गी झोपड़ी है उसको रेगुलराइज करने का निर्णय लिया। उसके बाद 95 में लिया गया, उसके बाद 2000 तक हमने उसका रेगुलराइजेशन किया। ये भाजपा सरकार ने उस वक्त सिर्फ ऐलान किया कि अभी तक, मतलब 2015 तक के झोपड़पट्टी हम रेगुलराइज करेंगे, किया कुछ नहीं। हम
वो भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के हर कोने से आने वाला जो यहाँ आने वाला जो नागरिक है, उसका हक बनता है मुंबई शहर पे एसआरए को लेके बाकी सारे जो हमारे जितने भी कानून है, डीसी रूल है, उसमें तब्दीली करके उनको एक तो रेगुलराइज किया जाए और उनको अपना घर मिले। ये भी हम करेंगे। और एसआरए को लेके मैं बताता हूं, पिछले इतने सालों से एसआरए को लेके जगताप लोगों साहब, में एसआरए एक को लेकर के ये एक सवाल है। एसआरए को लेकर के एक सवाल है। कांग्रेस पर ये हमेशा से आरोप लगता रहा है कि शहर में जो इतनी सारी झुग्गी झोपड़ियां हो गई हैं, उनके पीछे भी कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस के नेताओं ने समय पर इन चीजों का विरोध नहीं किया, इसलिए शहर में इस तरह से स्लम बढ़ते चले गए और लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती चली गई। तो क्या ये कोशिश नहीं होनी चाहिए कि शहर में लोगों को पक्का घर मिले, लोग झुग्गी झोपड़ी में ना रहें और वो भी एक बिल्कुल सम्मानजनक जीवन जी पाएं? बिल्कुल अविनाश जी, मैंने एसआरए का जिक्र इसलिए भी किया क्योंकि एसआरए पहले एसआरडी था, उसका बाद में एसआरए करके हुआ, अब इसको बखूबी जानते हैं। और ये निर्माण जो है ये कांग्रेस के जमाने में ही हुआ, और यही उद्दिष्ट लेके हुआ, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला जो इंसान है उसको भी अच्छा मकान मिले और वो भी अपने परिवार के साथ अच्छी तरह बसर करे। और वही मुद्दा था कि ये सारे जो झोपड़पट्टियां थी, वो जो रेगुलराइज किए गई, वो जगह जो है वो किसी कोई डेवलपर अगर उसको ये करता है तो इनको फ्री घर दिया जाए, ये इस उद्देश्य से ये सारे बना। दुर्भाग्य से वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। आज अगर मैं ये कहूं, एसआरए जैसा बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस ने लिया था, वो इसीलिए लिया था कि ये जो गरीब जनता जो झुग्गी झोपड़ी में रह रही है, उनको अपने हक का अच्छा मकान मिले। दुर्भाग्य से तो वो नहीं हो पाया, क्योंकि हम कॉरपोरेशन में आप जैसे आपने जैसा कहा कि उसके बाद तो 25 साल, पिछले 28 साल हो गए हम कॉरपोरेशन में नहीं है। और हालत ये है आज एसआरए की, 10-10 साल से एसआरए के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए, लेकिन एसआरए नहीं बनी, ना लोगों के घर बने। ये भी हुआ, उसके लिए मैं खुद आज विधायक हूं, मैं निचले हाउस में था, आज मैं विधान परिषद में हूं। पिछले 15 16 17 साल से मैं भी इस हाउस में, सदन में, हमने ये हमेशा सवाल उठाया है कि भाई वो लोगों को सबसे पहले, और कानून है ऐसा कि सबसे पहले वो गरीब का घर बनाए और उनको पहले घर दे, और फिर वो जो कमर्शियल उसको जो फायदा लेना है और उसके पैसे जो भी लगे हैं उसका उसको फायदा उठाना है, तो वो सेल कंपोनेंट जिसको बोलते हैं वो करे। दुर्भाग्य से इनके दौरान जब भी सरकारें आई कोई दूसरी, तो हालत ये है कि एसआरए के लोग अपनी झोपड़ी तो छोड़ के बैठे हैं, कहीं ना कहीं रह रहे, कुछ कुछ लोग तो फुटपाथ पे रह रहे। 8 साल 10 साल एसआरए का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है, और इसलिए एसआरए मेरे ख्याल से उसमें संशोधन की आवश्यकता है, और उसके जगह कोई नया ऐसा कानून बने जो टाइम बॉन्ड हो, और टाइम बॉन्ड दोनों के लिए हो, खास करके डेवलपर के लिए हो। चाहे उसके लिए वन विंडो सिस्टम करके, ये जो मनपा के भी जो मनमानी अधिकारियों की होती है, जो सैंक्शन नहीं मिलते सालों सालों, उनके लिए भी ये बिल्कुल उसमें प्रावधान होना चाहिए कि एक इसमें कार्यकाल में, चाहे वो 1 महीने का कार्यकाल हो या बाकी हो, उसमें उनको सैंक्शन देना ही है। अगर नहीं देते तो वो सैंक्शन पकड़ के उन्होंने काम शुरू करना चाहिए। इस तरह की तब्दीली और इस तरह के बदलाव ये सारे कानून में आने चाहिए। ये मेरा सिर्फ कहना नहीं है, उसके लिए भी हम लड़ेंगे। कांग्रेस के मुंबई कांग्रेस इसके लिए लड़ेगी। एक आखिरी चीज जगताप साहब आपसे पूछूंगा कि संजय राउत जी ये भी कहते हैं कि भले ही कांग्रेस विरोध करे संभाजी नगर का या एनसीपी विरोध करे संभाजी नगर का, लेकिन मुंबई में, महाराष्ट्र में रहने वाला हर नागरिक उनके प्रति आदर रखता है और वो चाहता है दिल से कि ये नाम बदला जाए। आप क्या चाहते हैं? मतलब एक, नहीं अगर पार्टी को छोड़ दो तो व्यक्तिगत तौर पे क्या कहेंगे? नहीं, मैं देखिए, मैं एक बात मैं बताना चाहता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज की इस धरती पे
किसी की भी आवश्यकता नहीं है। ये वो धरती है जिस धरती के ऊपर आज छोटा हिंदुस्तान बसा हुआ है। महाराष्ट्र एकमेव राज्य है जिसमें 13 भाषाओं के स्कूल चलते हैं। इस देश में एक भी स्टेट नहीं है इस तरह का। तो ये हमारी स्वाभाविक हमारा कल्चर है महाराष्ट्र का। तो हमारी भावनाएं हैं, तो कोई उसमें दो राय नहीं। लेकिन इतनी बात जरूर है कि जब हम बात हिंदुस्तान की कर रहे हैं, देश की कर रहे हैं, देश के लोगों की कर रहे हैं, तो हमें किसी भी हालत में जो हमारी विचारधारा है उससे हम परे नहीं होंगे, उससे जरा भी परे नहीं होंगे। और रही बात संजय राउत जी की, वो उनका काम है। उनका देखो, आज शिवसेना एक प्रादेशिक एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। कांग्रेस पार्टी 137 साल की पूरे देश की पार्टी है। और तो हमारा काम 132 करोड़ लोगों के जो ये है सेंटिमेंट्स है उसके साथ हमारा ये फर्ज बनता है। हालांकि हमारा ये भी फर्ज बनता है कि जो जमीनी हालात जिस राज्य के है वो करना चाहिए। मेरा तो ये कहना है, 6 साल हुए केंद्र में सरकार ये है, तो ये बात कभी गुजरात में अहमदाबाद उसको क्यों बदलने की कोई बात नहीं की किसी ने कभी। यहां दिल्ली में ऐसे बहुत सारे नाम है, पर इनको इन नामों का अगर कोई राजनीति करनी है तो वो करे, क्योंकि वो अपना अपना उनका एजेंडा है, अपना अपना पार्टी का उनका एक तरीका है। पर जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस अपने विचारधारा के तहत चलेगी। और जो मैंने कहा कि सरकार करके जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसी की बात करेगी, और कोई किसी भी चीज की बात नहीं करेगी। जगताप साहब, बीजेपी ये भी कहती है कि कांग्रेस बात तो देश की करती है, लेकिन एक आक्रमणकारी की जो सपोर्ट है, एक तरह से उसको सपोर्ट किया जाता है। औरंगजेब को वो एक आक्रांता बताते हैं, एक आक्रमणकारी बताते हैं। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि मतलब आप देश की भी बात कर रहे हैं और एक आक्रांता का आप सपोर्ट भी कर रहे हैं? मतलब आप अगर नाम क्यों नहीं चेंज करना चाहते, इस तरह के आरोप लगा रही है वो। नहीं, ऐसा है कि बीजेपी क्या कहती है उससे मैं इन चीजों का मैं जवाब भी नहीं देना चाहता। इसलिए भी क्योंकि मेरे पास इसके बड़े कड़वे जवाब भी है, पर मैं इसलिए भी नहीं देना चाहता कि वो चाहते हैं देश के पूरे देश का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाए। ये इनकी राजनीति पहले से जब से हम लोग आजाद हुए उसके बाद से आप अगर देखिएगा, इनकी राजनीति इसी तरह छोटी और बस हमारे चाहे वो हमारे ये हो रिलीजन हो उसमें डिवीजन करे, फिर किसी स्टेट में, किसी जाति में, किसी इसमें ये करे, डिवीजन करे और अपना उल्लू सीधा करे। ये बहुत पुरानी इनकी रणनीति है, राजनीति है, जिससे हमें कोई जरा भी मैं उसके ऊपर ये नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि उससे आज जो हालात है पूरे विश्व में, आज देश को देखा जा रहा है, देश का किसान अन्नदाता इतने दिनों से लाखों के तादाद में वहां पर यहाँ बैठा हुआ है। क्या किया है? पूरे रोड खोद के रखे। क्या किया है? पूरी बैरिकेडेड लगाई है। अरे इतनी भी अगर ताकत अगर वहां सीमा पे लगाते तो वो चाइना इतना अंदर आता ही नहीं था, जो आज वहां 37,000 स्क्वायर किलोमीटर की जगह हड़प के बैठा है, वो नहीं आता। इतनी बड़ी अगर यंत्रणा और इतना बड़ी तादाद में अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां लगती तो शायद हमारे देश की जमीन कब्जा नहीं करते। तो ये इनका हमेशा इन लोगों का तरीका रहा है, भावनिक मुद्दों को लेके इस तरह का, चाहे किसी स्टेट का मामला हो, चाहे किसी इसका मामला हो। उसका सबसे बड़ा उदाहरण अविनाश जी आपको पता है, जब महाराष्ट्र में आते तब बात करते कि गो हत्या बंदी की, इसकी जिसका कानून कांग्रेस ने लाया है। पर जब गोवा में इनकी सरकार है तो वहां तो आपको पता है कि ये अभी जो दिसंबर में उनके मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे यहाँ गौ मांस कम पड़ रहा है। तो ये इनकी दोगली
राजनीति हमेशा इस देश को विघटनवादी कगार पे लाके खड़ी करते, जो हमेशा इनका एजेंडा रहा, और उसमें अपनी राजनीति, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम ही भाजपा ने किया है। पर अभी लोगों को पूरी तरह पता चला है कि इसके पहले वो पूरी तरह सरकार में नहीं थे, पूरी तरह उनका पूरा फुल मेजोरिटी में नहीं थे। 1900 जब इसमें इमरजेंसी के बाद जब सरकार आई, तभी भी वो गठबंधन की सरकार थी, तभी भी पूरी तरह ये नहीं, तभी तो बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था, तभी तो जनसंघ था उनके साथ। पर उसके बाद अगर आप देखो, इनका लगातार इनका जो ये रहा है, किसी राज्य में जो पावरफुल वहां का लोकल ये है, लोकल पार्टी है, उसको साथ में ले, उनका आधार लेके चले और वो खत्म करे, वो लोकल पार्टी खत्म करे। तो ये सारी चीजें, इनकी हथकंडे आज लोगों के ध्यान में आ रही है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आज जब उनके 300 से ज्यादा सांसद है, पूरी फुल फ्लेज आज उनके साथ यह है, सरकार है उनकी, पर कर क्या रहे? कोरोना के कार्यकाल में सिर्फ इस देश को बेचने का काम ये मोदी सरकार ने किया है, जो उन्होंने जगताप साहब, कभी बनाया नहीं। एक चीज जानना चाहेंगे आपसे कि शिवसेना अभी भी अपनी इस मांग पर अड़ी हुई है। अगर कभी ऐसा वक्त आया कि वो मांग से पीछे नहीं हटती हैं और आप भी कह रहे हैं कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से नहीं हटेंगे, तो क्या अगर इस तरह की कभी टकराव वाली, खतरनाक टकराव वाली सिचुएशन बनी, तो आप सरकार, मतलब इस मुद्दे को लेकर सरकार से भी अलग हो सकते हैं? ऐसी कभी कोई चीज बनी तो मतलब विचारधारा से ऐसी समझौता नहीं नहीं, होगा? नहीं, ऐसी ऐसी बनती ही नहीं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मकसद यही होता है, मतलब यही होता है। और ये इस देश में बहुत सारे, इस देश में भी आपने देखा है, पाया है, और ये बहुत सारे प्रदेश है उसमें भी पाया है। तो कोई भी सरकारें बनती है तो उसकी एक नींव होती है, उसका जो बेस होता है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। मेरे ख्याल से उससे डेविएट कोई भी नहीं होगा, ना शिवसेना होगी, ना कांग्रेस होगी, ना राष्ट्रवादी होगी, आई एम श्योर। लेकिन कांग्रेस अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेगी किसी भी कीमत पे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो होता है उसके साथ विचारधारा भी साथ में ही चलती है, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। जी। तो जगताप साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी अहम जानकारियां आपने दी। उम्मीद है कि आप जिस प्रयास में लगे हुए हैं वो प्रयास आपका सफल होगा और बीएमसी के चुनाव के लिए जो आपकी तैयारियां चल रही हैं वो फलीभूत होंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नए इनिशिएटिव के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद अविनाश जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके एनबीटी का, नवभारत टाइम्स का, क्योंकि शायद ये मेरी अध्यक्ष होने के बाद पहले इस तरह की ये है बातचीत है मीडिया के साथ इस तरह की। और काफी आपने भी अपना काम तो अपने बखूबी जो आप करते हैं हमेशा, मेरी भी यही कोशिश होगी एक मुंबई का अध्यक्ष होने के नाते। मुझे हमारे कार्यकर्ताओं में एक जागृति लानी है, उनमें ऊर्जा देनी है, और कांग्रेस का जो एक ये रहा स्वर्ण हमारा जो कार्यकाल रहा, उसको लाने की मैं कोशिश करूं, और आपका भी उसमें सहयोग हो, यही बात मैं आपसे भी विनती करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।